नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे मॉडल पेपर की। महत्वपूर्ण आपके 150 प्रश्न रहेंगे। पहला आपका जो चैप्टर रहेगा बाल विकास का रहेगा, इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड रहेगी, इसके बाद आपका गणित हो गया और लास्ट में आपका इन्वायरमेंट के 30 मध्य। यानी टोटल तैयारी आउट ऑफ 150 में से अब आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स से बताना है। और नए पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न होने वाले हैं, तो एक बार राष्ट्र हित में शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित, प्रधाना अध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर होता है वह आपका शिक्षक केंद्रित होता है। यानी कि शिक्षण का अगर सत्तावादी स्तर कौन सा होगा तो वह शिक्षक केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। दूसरा प्रश्न यह है कि चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या इनमें से सभी? तो चरित्र का विकास होता है किस पर होता है? चरित्र का विकास जो है इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है और आपके नैतिकता द्वारा भी होता है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे सभी प्यारे मित्र। उम्मीद है आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर लिया होगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का। इनमें से कौन जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम के स्तर के बारे में बताया जा रहा है कि विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो कौन सा आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? आपका नेगेटिव प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, स्मृति स्तर हो गया, चिंतनशील और समझ, ये तीनों जो है शिक्षण अधिगम के स्तर होते हैं। लेकिन विभेदीकरण स्तर यह जो आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं और आपका कक्षा का एक विद्यार्थी है जो किसी भी कक्षा में भाग लेने में संकोच प्रकट करता है, संकोच करता है। तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों को उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या आपका निर्देशात्मक होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? सभी प्यारे मित्र, आप लोग सभी लोग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक का बर्ताव जो है आपका आदर्शवादी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, यह कारण हो सकता है। यानी बालिका शिक्षा को महत्व देना यह उचित है, कारण होगा। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण यह है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना यानी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं क्या होती हैं? समर्थ होती हैं, सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में। तो पहला ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, जो आपकी समन्वित शिक्षा होती है वह किस सफलता पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वास्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो आपके पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया, आप लोग देख सकते हैं।
अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या हो सकता है? अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा जो है उपचार क्या होगा? आई होप आप लोगों ने सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। कठोर परिश्रम का सुझाव होगा, या आपका ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन होगा, निजी शिक्षण का सुझाव होगा, या निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा। तो अधिगम से संबंधित किसी से विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कहलाएगा आप लोगों का निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचार करना यानी कि उपचार का निदान करना, तो सबसे अच्छा उपचार क्या हो जाएगा? निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए दोस्तों, और आप चेक कर सकते हैं। अगर आज एग्जाम होता है 150 150 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग यहाँ पे कि आप लोग 120 प्लस का स्कोर क्रैक कर रहे हैं, इतना क्रैक कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी लाजवाब है, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप लोग। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो आप ये बताइए कि एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकते हैं पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है किस प्रकार? पुरस्कार देकर वह अनुप्रेरित कर सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और आपका एक ऐसा विद्यार्थी है जो आपका सम्मान नहीं करता, तो आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे? तो कोई भी विद्यार्थी अगर आपका सम्मान नहीं करता है तो उसी की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या होता है? जो मानवीय मूल होते हैं जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, इसके विकास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मतारोपण होता है, अंगीकरण होता है, अनुकरण होता है, या अभिव्यक्ति होगा? तो जो मानवीय मूल होते हैं जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, उसके विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया होगा, ग्रेड सेकंड ग्रेड 2 का, तो आपको पता होगा इसी लेवल के प्रश्न आए थे। थोड़ा कम लेवल होगा, ठीक है, उससे थोड़ा वीक होगा, कम लेवल होगा, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत का, या इनमें से सभी? तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसका? बाल मनोविज्ञान की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत का भी, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, अगला प्रश्न देख रहे हैं कि इनमें से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऐसा आपका स्तर बताना है जो बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। क्या वह किशोरावस्था के स्तर पर, आपका वयस्क अवस्था पर, ठीक है, प्राक अवस्था पर, या बाल्यावस्था पर? ठीक है, यहाँ पे प्रौढ़ावस्था होना चाहिए, या प्रारंभिक बाल्यावस्था पर। ठीक है, तो जो ऐसा स्तर जो अपने बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो वह आपका किशोरावस्था होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 से लेके 18 वर्ष तक की एज आपकी किशोरावस्था की एज कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। मनोचित्रण का संदर्भ क्या होगा? अर्थग्रहिता को बढ़ाने का एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, या आपके मन के प्रकार का अन्वेषण? तो मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है? मनोचित्रण का संदर्भ मन के प्रकार का अन्वेषण होता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, वीडियो लाइक करेंगे, दिल से लाइक करेंगे, शिक्षा को सपोर्ट करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली होने का संकेत भी होता है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो आप सभी लोग जानते हैं दूसरों के साथ जो लड़ना, यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक समान 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव हो जाएगा। यानी समानतः अगर हम देखें, कोई भी अगर बालक या बालिका है, बच्चे जो है 12 वर्ष के एज के हैं, 12 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, तो इन बच्चों में सबसे अधिक क्या संभव हो सकता है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो जो भी एक समान 12 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं, सबसे अधिक जो होना उनमें संभव होता है वह समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी का संभव होना हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या होता है। आप लोग देखते होंगे, आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे, हो सकता है प्राइवेट में आप टीचिंग करा रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा से आप लोग बचपन से ही जुड़े हुए हैं। तो विद्यालय में शिक्षार्थियों को भाग जाने का कारण क्या होता है। कक्षा शिक्षण में रुचि का भाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का भाव, विद्यार्थियों में दंड नहीं देना, या आपके समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति। तो विद्यालय में या विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का जो कारण होता है वह होता है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएंगे, या शिक्षक भ्रम के महत्व पर व्याख्यान करेंगे, या समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन जाएगा आपका समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। दोस्तों, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय समयों में परिवर्तन का परीक्षण करता हो, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों व वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरे समयों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परिभाषा अध्ययन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे समान कार्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर सभी लोग आप लोग देख सकते हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि ही। आप लोग जानते हैं दोस्तों, सिलेक्शन के लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोज क्लासेस लाते हैं। आप लोग शेयर लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें शिक्षा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का आवश्यक ज्ञान क्या होता है, क्योंकि यह बच्चों की अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है दोस्तों, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या होती है। विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार होते हैं उनको किंचित परिवर्तन में सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या उसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे जो प्रभावी पद्धति होगी वह होगी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, और शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी जो हैं आपको एक बधाई पत्र भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, आप उन्हें धन्यवाद देंगे, आप उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, आप उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप उन्हें धन्यवाद देंगे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा जा रहा है। 23 नंबर प्रश्न है, क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर आप सभी लोग। आपके सिलेबस के आधार पर है हर एक प्रश्न है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। प्रश्न है दोस्तों कि जब एक विद्यार्थी जो है असफल होता है तो समझा जाता है कि कोई भी विद्यार्थी आपकी कक्षा का है, ठीक है,
तो एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे क्या समझा जाता है कि पद्धति असफल है, कि शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं या व्यक्तित्व असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी शिक्षार्थी असफल होता है तो उसे समझा जाता है कि यह एक व्यक्तित्व असफलता हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कोई भी विद्यार्थी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायित्व की अनुभूति होगी, ईमानदारी होगी, सहभागिता होगी या आज्ञाकारिता। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, शिक्षार्थी के लिए, बालक बालिका के लिए जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह आज्ञाकारिता होती है। अगर वह आज्ञाकारिता है तो वह उत्तरदायित्व की उसमें अनुभूति भी होगी, ईमानदारी भी होगा और सहभागिता भी होगी। तो आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, आप एक विद्यार्थी विषय से क्या है, आपसे जो है एक विद्यार्थी है, आप खड़ा होता है क्लास में, कक्षा में खड़ा होता है और जो आपसे संबंधित विषय नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं, असंबंधित या असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है आपसे, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत सारे जो होता है दोस्तों, रेगुलरली आप लोग देखते होंगे। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं तो एक विद्यार्थी खड़ा होता है और बोलता है जो आपसे उस विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है वह प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो किसी भी बच्चे की जिज्ञासा शांत करना है, ठीक है, असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो उसे कक्षा के बाद जो है उस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों बेहतर है? हम बात कर रहे हैं बुनियादी स्तर की, और बुनियादी स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करता है, अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायता करता है, यह प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करता है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है अच्छी लिखावट। अगर आपकी अच्छी लिखावट होगी तो उसमें स्पष्टता भी आ जाएगी और बड़े छोटे सभी अक्षर आ जाएंगे। तो अच्छी लिखावट होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है श्याम पट का कारण। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके छात्र है किसी देर हो जाता है कक्षा में आने से, ठीक है, तो सभी लोग देखिए समय है, कुछ अकारण चीज़ें हो जाती हैं, अकथित, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है कि हम समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। आप लोग एग्जाम में भी देखते होंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई भी छात्र देर से आता है तो आप उसे कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, आई होप सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। हर एक प्रश्न, हर एक मॉडल पेपर आपके लिए बेहतर है और ये आपके हर सब्जेक्ट की क्लास है, और यानी कि हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी एक ही वीडियो के माध्यम से कराई जा रही है। बेहतरीन प्रिपरेशन दोस्तों आपके सिलेबस के आधार पर। दोस्तों जो पिछले पेपर हुए हैं वर्ग 2 के आधार पर, उसके आधार पर यहाँ पे प्रश्न लाए गए हैं। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होता है? जो विद्यालय होता है उसमें विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा? गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना उचित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करने में, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूक का विकास करने में, विद्यार्थियों को परीक्षा तैयार करने में, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना हो चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा आपका सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों बात कर दें हिंदी भाषा की, बात करेंगे हिंदी भाषा की मॉडल पेपर यानी कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने,
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या कहलाता है? कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होता है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और प्रश्न यह है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, आप अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आप दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो उस समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्हें कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो बच्चे देख नहीं पाते, उनको क्या करेंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करेंगे, दिल से लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, वो भी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचना को स्थान देना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाओं को, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो वह आपकी हो जाएंगी, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं भी शामिल हो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे क्या दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा होगा? तो बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करती है कहानी लिखना, संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना, संज्ञा को परिभाषित करना, या संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, इनमें से बच्चों का जो भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका होगा वह आपका राइट ऑप्शन होगा, बादल, आसमान, चिड़िया और बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके सिलेबस के आधार पर है, तय किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? हम बात कर रहे हैं बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? व्याकरण आधारित संरचना, अभ्यास, अपनी अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, या संवाद अदायगी होगा। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, देखिए सबसे कम प्रभावी तरीका पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, संवाद अदायगी, बातचीत करना, अपने अनुभव का वर्णन करना, ये तीनों जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में अधिक प्रभावी है। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना यह सबसे कम होगा, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति बात कर रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो है सबसे कम प्रभावी तरीका होगा। अगला प्रश्न देख रहे दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हम द्वितीय भाषा की बात कर रहे हैं, द्वितीय भाषा के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने के क्षमता का विकास करना। तो मैं आपको बता, जो कंठस्थ करना आता है यह क्या होता है? नेगेटिव ऑप्शन है, नेगेटिव वर्ड होते हैं। हमें पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड भी पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विभिन्न आपने जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना यह आपके द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? ठीक है, अगर आप बच्चों में भाषा सिखा रहे हैं तो उस पर सर्वाधिक जो कारक महत्वपूर्ण होगा वह कौन सा है? भाषा के व्याकरणिक नियम होंगे,
पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर होंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी या आपकी समृद्ध भाषिक वातावरण होगी। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो वह होता है समृद्ध भाषिक वातावरण होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आप वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो अपने परिवार को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने शिक्षा जगत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको PDF फाइल, नोट्स, जितनी भी क्लासेज होती सब कुछ अपलोड है, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करें। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? आप बच्चों में हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो उस समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने की योग्यता को, या आपके ठीक है व्याकरणिक नियम हो गए, यहाँ पे व्याकरणिक होगा तो व्याकरणिक नियम होगा। तो दोस्तों, हिंदी हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो आप सीखने की क्षमता के आकलन में सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, एक बार वीडियो को दिल से लाइक करें, शिक्षा को लाइक करें, शिक्षा को सपोर्ट करें। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आपकी कक्षा बहुभाषिक कक्षा है, तो आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षों में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समांतर व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। तो दो अंतर, और देखिए कोई भी अगर बहुभाषिक कक्षा, उसमें अंतर करना, ये सारा निगेटिविटी आपका होता है। तो बच्चों को सिखाना दो भाषाओं के मध्य समांतर व अंतर की विश्लेषण कैसे किया जाता है, यह आपका सबसे कम महत्व होगा एक बहुभाषिक कक्षा में। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होता है? अगर आप भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए क्या होगा? अभ्यास में वैविध्य होना, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो यह पूछा जा रहा है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं पाठों की संख्या, यह सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होगा। बाकी अभ्यास में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपका पाठों की संख्या यह कम महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो लाइक कर देंगे। सिलेक्शन वाला प्रश्न है, बहुभाषिकता जो है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आप लोग इस मॉडल पेपर में कितना स्कोर क्रैक कर रहे हैं। क्या वाकई में क्रैक कर रहे हैं? राइट ऑप्शन जाएगा, बहुभाषिकता जो होता है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा जो है मेरे प्यारे मित्रों एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आप कई बार पढ़ चुके होंगे, हो सकता है आप बहुत बार पूछा भी गया। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार दिल से सब्सक्राइब करें, दिल से लाइक करें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा हमें ज्ञान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और प्रकाशमय बनाती है। आपके जीवन का एक ब्राइटनेस कर देती है, सक्सेस की ओर ले जाती है। वो है आपका शिक्षा, वो है ज्ञान दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे जो होते हैं विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे जो विद्यालय आने से पहले कैसे हो, किस प्रकार के होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, ट्यूशन पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, टीचिंग यानी कि शिक्षा से बहुत जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं शिक्षक को बहुत बड़ा सम्मान करता हूं कि शिक्षक सबसे बड़े राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं को होता है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को
अध्यापकों को नमन है दोस्तों, जय हिंद है। और इस प्रश्न का उत्तर आ गया कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं होगा। अब देखिए बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, और इस प्रश्न को जो भैया सही उत्तर देगा वो सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करेगा। इस परिवार से कोई ना कोई बोलेगा यस आई डू इट, मैं कर सकता हूँ और टॉप रैंक में आएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में हमें पूछा गया है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और आपकी भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण होता है। ये आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कथन गलत दिया गया है। बाकी जो तीसरा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और चौथा है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो बेहतरीन ये लाजवाब प्रश्न थे। आप लोगों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। दोस्तों एक मंदिरा बालिका है, मंदिरा एक पहली क्लास की एक बालिका है, स्टूडेंट है, और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले नयन ही बोल सकती है, या आपके लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो दोस्तों मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और यह बोलती कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें वाक्यों का प्रयोग करती, तो मंदिरा क्या होगी, मंदिरा जो है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती भैया आपके प्रश्नों को सबसे उचित एक कविता दी गई है। आपको पता है अब भाषा में लैंग्वेज में कविता आएगी, पद्यांश आता है, गद्यांश आता है। अब उससे रिलेटेड आपके 15 प्रश्न रहेंगे। अभी तक आपने पेडागोजी के 15 प्रश्न देखे, तो चलिए शुरू करते दोस्तों, कविता पढ़ेंगे और इस कविता से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। कविता है दोस्तों, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी एक कविता है छोटी सी, और इस कविता के संदर्भ में प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न, देख लिए क्या पूछा जा रहा है। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होगा। पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो हरा भरा जीवन का अर्थ हो जाएगा खुशियों से परिपूर्ण जीवन। यहाँ पे हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। ठीक है, तो स्वस्थ रहे संसार का मतलब क्या हो जाएगा, इस आपका हरा भरा जीवन का अर्थ हो जाएगा खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ें बाहर लेके आती हैं। तो आप देखेंगे नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, किससे बाहर आ रही भैया। अब ऑप्शन पे देखेंगे नदियाँ पेड़ पौधे। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समस्त प्राकृतिक उपादान, क्योंकि नदियाँ भी हैं पहाड़ भी हैं और पेड़ भी दिया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्त प्राकृतिक उपादान से ये बाहर आ रही हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है इस पद्यांश से, इस कविता से। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। वृंदलताएं को, हरा भरा को, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को, या पौधे या डालियों को। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा कविता पर।
तो षष्ठी का उपहार देखिए किसे कहा गया है दोस्तों, सभी लोग देखेंगे क्योंकि यही इसी प्रकार का आपका आएगा एग्जाम में। तो मन में जगे उमंग यही है षष्ठी का उपहार। क्या है? मन में जगे उमंग यही है आपका षष्ठी का उपहार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी को आपका कवि ने षष्ठी का उपहार कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे प्यारे सभी मित्र, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, सपोर्ट करें और शिक्षा जगत के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना परिवार है। कवि ये संदेश देना चाहता है, कवि क्या संदेश, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत सम्मिलित है, ये चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो आपने देखा होगा एक लाइन आया था कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा कि कवि यही संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व जो है व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है दोस्तों कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे पर निर्भर है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अनुपम से क्या अभिप्राय है? देखिए एक वाक्य आया था इसके इस कविता में अनुपम, तो इस अनुपम से क्या अभिप्राय होगा? सुखद होगा, आनंदमय होगा, मनोहारी होगा, या जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, उसे एक वाक्य में अनुपम कहते हैं। मतलब जिसकी उपमा ही ना दी जा सके वह आपका अनुपम कहलाता है। अब बारी आती दोस्तों आपके अपठित गद्यांश की बारी आती है। और गद्यांश देख लेते हैं कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन वन्यों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। ठीक है, तो ये सारी आपके आपके गद्यांश है और इस गद्यांश से रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ होता है? तो देखिए समस्याओं का हल खोजने पर आधारित जो अध्ययन होता है आपके किस विषय से जुड़ा होता है? तो वह आपके भाषा विषय से जुड़ा होता है, समस्याओं पर आधारित। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके इस गद्यांश से क्या पूछा जा रहा है? दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, हो सकता है ये सभी यही आपका गद्यांश आ जाए, पद्यांश आ जाए तो आपके पूरे नंबर होंगे और कम समय में आप इन सभी का जवाब दे पाएंगे, तो वो समय आपका बच जाएगा अगले सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, प्रश्न यह है किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो इस गद्यांश को हमने पढ़ा और देखा कि जिन बच्चों में सवाल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है वह यह होते जो दुकानदारी करते हैं, क्योंकि जो दुकानदारी करते दुकान में बच्चे रहते हैं तो मौखिक गणना का उनका अंदाज़ा होता है, क्योंकि किराना का सामान है, कोई 10 20 50 लेते रहता है तो मौखिक इनको आता रहता है, अभ्यास रहता है, प्रैक्टिस रहता है। तो जो दुकानदारी करते हैं वे बच्चे जो हैं मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा गया, हम आइए देख लेते हैं कि आपके जो अनुच्छेद के आधार पर यहाँ पे इस गद्यांश में क्या कहा गया है। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। वीडियो पॉज करते जाएं और पढ़ते जाएं दोस्तों, क्योंकि अगर पूरा गद्यांश पढ़ देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम राइट ऑप्शन पर चलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, पढ़ पाए होंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रश्न यह था कि अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बनाने में मदद करता है। सही है, या आपका ये वाला प्रश्न था 54 नंबर का। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि
बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को सीखने के लिए दुकानदारी ही करना चाहिए। बच्चे जो है अनुच्छेद के आधार पर बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते, क्यों? क्यों नहीं करते? कि वे कभी कभी गलती नहीं करते, वे गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इसमें उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी, या वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। जो दुकानदार होते हैं, दुकानदार के बच्चे होते हैं, वह हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते हैं, क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इसलिए वो ध्यानपूर्वक काम करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है इस गद्यांश से। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। तो जो दक्षताएं होती हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, उनमें हमारा जो प्रदर्शन क्या होता है? अक्सर खराब और अच्छा होता रहता है। अगला प्रश्न देख रहे थे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है, और उसे संकुचित और आपका सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। तो अनुच्छेद के आधार पर बताना है सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है दोस्तों? तो यह बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित और सीमित भी करता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इक प्रत्यय का उदाहरण होगा सांस्कृतिक, चूंकि संकुचित तो सभी लोग जानते हैं, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सांस्कृतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। धातु के बाद जो आपका प्रत्यय लगता है सभी लोग जानते हैं, और पहले आपको क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मन गणित का अर्थ क्या होता है? कठिन गणित, मन गढ़ंत गणित, मन पसंद, या मन ही हिसाब लगाना। तो मन गणित का अर्थ होता है इस गद्यांश के अनुसार मन ही हिसाब लगाना मन गणित कहलाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या होगा? दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। यहाँ पे संयुक्त क्रिया की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं अध्ययन किया गया, अध्ययन किया गया, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप करें हिंदी की। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मैथ्स में आपके पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। किन अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? 2006 में आपके सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुशंसाओं पर, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के, या राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो गणित की जो वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं, किन अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट करना है। कोई एक वर्ग है, वह किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि एक वर्ग किस प्रकार की एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न करना विद्यार्थियों को, ठीक है। तो आपका क्या उद्देश्य होगा? एक शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? तो एक शिक्षक का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्षेत्र मित्र की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य कैसा होगा? क्षेत्र मित्र की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यह अनुचित है, क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्षेत्र मित्र की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य पर इस प्रकार था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न यह है कि कक्षा
आर्ट का एक शिक्षक जो है सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो कक्षा में कोई भी जो निष्पादन नहीं कर पाता है, इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा? इसका संभावित कारण होगा कि कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है कंसेप्ट के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी हो तब समीकरण क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। पेन और रफ और कॉपी ले लीजिए, उठा लीजिए वीडियो पॉज कर। चलिए शुरू करते हैं इसका सलूशन। अब देखिए दोस्तों, माना कि पहली संख्या आपको x मान लेना है। ठीक है, माना एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या आपको x मान लेना है। ठीक है, और आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्या दिया गया है? दूसरी संख्या की दोगुनी है। क्या दिया गया? दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें एक संख्या x है तो दूसरी संख्या की दोगुनी है, तब समीकरण क्या होगा? तो आपको दूसरी संख्या क्या मान लेना है? x/2 मान लेना है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x/2, इतना मान लिया। अब नीचे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपको कि कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x/2 है, दुगनी है यानी गुणा कर देंगे इसका, बराबर कितना कर रहा है? योगफल 63 है, 63 कर देंगे 63। अब इसका हमें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सभी लोग जानते हैं कि आपका x और आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? दो गुना बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, x धन x/2 बराबर 63 होगा। क्या हो जाएगा? x धन x/2 बराबर 63। अब यहाँ पे दो आपका एलसीएम आ जाएगा, इतना तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और 2x धन क्या आ जाएगा? x बराबर 63 गुणे 2। इतना सॉल्व कर लिया, इतना आप कॉपी में रफ में लिख लीजिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब आपने इतना लिख लिया तो 2x धन x कितना हो गया? 3x हो जाएगा, बराबर आपका कितना होगा? 63 गुणे 2 करेंगे तो 126 हो जाएगा। इतना कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद x वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 कितना जाएगा? 126 के नीचे आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी, तो x वर्ग क्या आ गया? 42, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 42 आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमारी x/2 माने थे, तो 42/2 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा? 21 आपकी दूसरी संख्या आ गई। तो पहली संख्या 42, दूसरी 21 आ गई। ठीक है, अब समीकरण रख देना है। समीकरण क्या था? x धन x/2 बराबर 63 था। ठीक है, x का पहली संख्या का वैल्यू आपने क्या निकाला? ठीक है, पहली संख्या की आपने वैल्यू क्या निकाल लिया? तो x धन x/2 बराबर 63 दिया है। ठीक है, तो इस समीकरण को अब आइए सॉल्व करते हैं। जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? x माइनस 63 कर लेंगे, बराबर माइनस x/2 कर लेंगे। ठीक है, x/2 उधर चला जाएगा। इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना क्या है? आपको क्या वैल्यू आ गई? x माइनस 63 आ गई, बराबर माइनस x/2 आ गई। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में जब माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस x प्लस 63 बराबर x/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गई वैल्यू आपकी। अब आपको करना क्या है? 63 बराबर कर देंगे, ये x उधर जाएगा, आपका यह प्लस में आ जाएगा। तो 63 बराबर क्या आ जाएगा? x धन 2 x/2 धन x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 63 बराबर x/2 धन x आ गया। इतना आ गया। चलिए अब इसके बाद अब देख लेते हैं क्या आता है। अब 2 गुणे 63 आ जाएगा, बराबर x/63 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x/63 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग देखिए ध्यानपूर्वक, तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न। दिया 3 गुणे 10 की 5 धन 4 गुणे 10 की घाते 3 धन 7 गुणे 10 की घाते 2 धन 5 बराबर। तो ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और नंबर सिस्टम के लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है? देखिए 3 गुणे 10 की घाते 5 करना है, तो क्या कर लेंगे हम? 3 गुणे यहाँ पे क्या कर लेंगे? 10 की घाते 5 कर लेंगे, यानी कि 5 शून्य कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 लाख हो गया। धन कर लेंगे 4 गुणे 10 की घाते 3 है तो 3 जीरो कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, धन 7 गुणे 10 की घाते 2 है तो 2 कर लेंगे, धन 5 कर लेंगे। अब इन सभी का जोड़ लीजिए। जब आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
304705, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। संख्याएं दी गई हैं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल हमें निकालना है। पहले हमें इन सभी संख्या क्या कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख देंगे। अवरोही मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो होगा, ठीक है, छोटा होगा। सबसे पहले छोटा क्या है, चलिए लिख लेते हैं 5.007, पहले इसे लिखेंगे 1 नंबर में। इसके बाद फिर लिखिए आप 2 नंबर में 5.18 वाला लिखिए, फिर 5.02 वाला लिखिए आपका तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.12 आ जाएगा, और पाँचवें नंबर पे आपका आ जाएगा 5.18, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। और इसके बाद अब आपको क्या ना, अवरोही क्रम में लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, अब माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए कुल पद यहाँ पे कितने हैं, 5 पद हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n+1/2, क्योंकि संख्याएं विषम है आपकी, विषम में n+1/2 होता है। तो 5 हो गया आपका n और 1 धन 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो आपकी कितना हो गया, तीसरा पद आ जाएगा। तो तीसरा पद आपका कौन सा था, मैंने आपको बताया भी था। तो तीसरा पद 5.012 वाला, ये तीसरा पद था। तो तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। राइट ऑप्शन माध्यिका निकल आया। माध्यिका कितना निकल आ गया, 5.02, रफ में नोट कर लें। इसके बाद अब आपको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्यिका यानी कि माध्य और माध्यिका, तो वही आपका माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए क्या सूत्र होता है, पदों की संख्या का योगफल, इन सभी संख्याओं का योगफल, और बटे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ। तो 5 संख्याएं हैं तो बटे 5 कर लेंगे। अब इन सभी का टोटल योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप टोटल योग करेंगे तो 25.345 योग आ जाएगा, बटे में 5 कर लेंगे, बराबर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.069। ये आपका आ गया समांतर माध्य। अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य और माध्यिका का योगफल निकालना है। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना आ गया, 5.069 आया, धन आप कर लीजिए 5.02 माध्यिका जो आया था। ठीक है, अब इन दोनों का योग कर लेंगे। अब दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10.089, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, आकृति में सममित रेखाओं की संख्या बताना है। ये आकृति दी गई, इनमें सममित संख्याओं की संख्या बताना है। तो सभी लोग जानते हैं सममित संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, 0.33 भागे 0.1 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको यह कह रहा है कि 0.33 है, ठीक है, और बटे जो है 0.11 है गुणे 100, हमें प्रतिशत में निकालना है। तो आप लोग जानते हैं दशमलव के बाद दोनों है, 2 अंक दशमलव के बाद है, नीचे भी 2 अंक, तो ऊपर भी हम 100 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 100 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये 100 कट भी जाएंगे। ठीक है, दोनों अंक बाद है, तो क्या हो जाएगा, अपनी संख्या 33/11 गुणे 100 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 तई 33, 100 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2x धन 1 सेंटीमीटर है, उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। तो उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो चलिए पेन और कॉपी में लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः दी गई हैं, पहला है 1 सेंटीमीटर और दूसरा है 2x धन 1 सेंटीमीटर। तो दोनों वर्गों के परिमापों का क्षेत्रफल भी आपका दिया है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तब आप प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्नानुसार ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, 2 वर्गों की भुजाएं सारी दी गई हैं, तो 4 गुणे 2x धन 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर धन 4x बराबर 100 लिख लेंगे, इतना नोट कर लीजिए। 4 गुणे 2x धन 1 कर लेंगे और 4x करेंगे, बड़ी संख्या में करेंगे, तो कि 2 वर्गों की भुजाएं दी गई, भुजा का वर्ग होता है वर्ग में, और 2 वर्ग दिया है तो 4 हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का गुणा किया है दोनों में। ठीक है, तो पहले में 4 के गुणा किया 2x धन 1 में, 4 का गुणा कीजिए 2x धन 1 में, और पे क्या करना है देखिए, टोटल यहाँ पे आपका गया 4 गुणे 2x आया धन 1 आ करेंगे, ठीक है, प्लस 4x कर लेंगे, और बराबर आपका 100 सेंटीमीटर 100 आ जाएगा। तो 4 दूनी टोटल आपका कितना आ जाएगा, 8x आ गया,
+4 आ गया, +4x आ गया, बराबर आपका 100 आ जाएगा। तो 8x धन 4x जोड़ लेंगे बराबर 12x हो जाएगा। 100 में ये वाला जो 4 है -4 कर लेंगे, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 12x वर्ग कितना होगा, 96 हो गया। तो x वर्ग क्या आ जाएगा आपका, 96 बटे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि बराबर 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 निकल के आ गई। तो बड़े वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या है, 2x धन 1 है, x की वैल्यू 8 आई है, तो 8 गुणे 2 धन 1 कर लेंगे। तो 8 दूनी 16, एक कितना हो जाएगा, 17 आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बड़े वर्ग की भुजा कितना आ जाएगी आपकी, 17 निकल गई है, आ गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का वर्ग होता है, तो बड़े वर्ग की भुजा 17 है, 17 गुणे 17 कर देंगे, आप कितना आ जाएगा, 289 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वर्ग का आपका 17 आ गया, तो बड़े वर्ग का 17 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा वर्ग होता है क्षेत्रफल का, तो 17 गुणे 17 करेंगे, कितना हो जाएगा, 289 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, संख्याएं दी गई हैं 4, 20 और 28 के मासा यानी एचसीएफ तथा एलसीएम का योगफल निकालना है। तो 4, 20, 28 का हम पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, देखिए डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। 4 का हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, 4 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 20 बराबर क्या होगा, 2 का वर्ग गुणे 5 कर लेंगे। ठीक है, और 28 का क्या हो जाएगा आपका, 2 का वर्ग गुणे 7, ये हमने गुणनखंड कर लिया। अब हमें मासा निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सभी में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना है, 2 गुणे 2 सभी में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 आपके सीएफ आ जाएगा। ठीक है, और हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा, सभी में होना चाहिए। तो 2 2 बार है तो 2 कर लेंगे, और 5 भी करेंगे, और 7 भी करेंगे। तो 7 पना 35, 35 चौको कितना होता है सभी 140 आपका, तो 140 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ 4 आया है, तो दोनों का योग करना है, तो 140 और धन 4 कर देंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 144, यानी कि 144 आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, संख्याएं दी गई हैं -20, -3/4, 1/2 और 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी होगी, अपने वर्ग से कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो जब आप अलग अलग इन सभी का वर्ग करके देखिए तो आपका राइट ऑप्शन किस जाएगा, आपका सी ऑप्शन पे जाएगा, 1/2 होगा, जो होगा सबसे बड़ा। यहाँ पे क्या कहलाएगा, दी गई संख्याओं में 1/2 अपने वर्ग में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है, निम्न भिन्न दिए गए हैं 3/8, 4/5, 31/40, 9/20, 7/10 में कौन सी भिन्न जो है 1/2 और 3/2 से 1/2 से बड़ी और 3/2 से छोटी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं 1/2 से बड़ी और 3/2 से कौन सी छोटी है। तो सर्वप्रथम हमें क्या निकालना है, 3/, ठीक है, आपको नंबर वाइज नंबर सभी लोग कॉपी में नोट करते जाइए। कॉपी में क्या पहले निकालना है, 3/8 का क्या हो जाएगा, देखिए 3/8 का जैसे हम निकालते हैं तो 0.375 आएगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिया। अब 3/8 के बाद हमें क्या निकालना है, 4/5 का, तो 4/5 की वैल्यू 0.8 आ जाएगी। फिर इसके बाद हमें निकालना है 31/40 का, तो 31/40 के निकालेंगे 0.775 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे 9/20 का, 9/20 की वैल्यू क्या आएगी, 0.45 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू आपकी बची 7/10 की, तो 7/10 की 0.7 वैल्यू आ जाएगी। अब इतने सारे सभी के वैल्यू आपने लिख लिया। अब प्रश्नानुसार करना, प्रश्नानुसार करना कि 1/2 से क्या होगा, भिन्न बड़ी होनी चाहिए इन सभी। और आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, भिन्न होगा इन सभी का भिन्न जो है, और क्या है 3/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, 3/2 से छोटी होनी चाहिए। अब भिन्न बताना कौन सी होगा, 1/2 से बड़ी, 1/2 मतलब कि आधा पॉइंट, 0.5 से बड़ी। ठीक है, और तो भिन्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चलिए आइए इस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 1/2 से बड़ी भिन्न कौन कौन सी होगी, 0.5 आ जाएगी, फिर आएगी इससे बड़ी 0.7 हो गई, फिर इससे बड़ी 0.75 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, देखिए सभी लोग देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.7 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1/2 से बड़ी और 3/2 से जो छोटी भिन्न होगी वह आपकी हो जाएगी 7/10, यानी कि जो 0.7 आई थी। तो राइट ऑप्शन आपका तय भिन्न क्या हो जाएगा, 7/10, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है,
यदि ए क्यूब बराबर 1-7, 3 क्यूब बराबर 1-7 बी दिया है, 4 क्यूब बराबर 1-7 सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। हल करना, देखिए ए क्यूब बराबर आपका दिया कितना गया है, 1-7 दिया गया है, ठीक है, 1-7 दिया गया है, तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा तो ए बराबर क्या हो गया, टी अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 2 × 2 × 2 ट्रिपल ट्रिपल 2 लिख देंगे, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 2 निकल के आएगी। अब हम चलेंगे कहाँ, 1-7 बी बराबर 4 की घाते 3 पर चलेंगे, ठीक है। अब 4 की घाते जो 3 पर लिखा है, अब इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे 3 की घाते ये वाला लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा है, 3 की घाते 3 1-7 बी की वैल्यू निकालना है। 3 की घाते 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कर लेंगे, 9 बराबर 8 बी कर लेंगे। बी की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग जानते हैं, सॉरी दोस्तों, 3 × 9 = 27 आएगा, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 8 बी कर लेंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 में से 8 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो बी की वैल्यू 19, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 19। नोट करते जाइए। अब तीसरा हल करते हैं, 4 की घाते 3 बराबर 1-7, तो 4 की घाते क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, 64 बराबर 8 सी हो जाएगा। तो सी बराबर क्या होगा, 64 माइनस 8 कर देंगे, 8 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। तो आपने वैल्यू सभी की निकाली, ए बराबर 2 आ गया, बी बराबर 19 आ गया, और सी बराबर 56 आ गया। तीनों को जोड़ दीजिए, 19, 56 और 2 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 77, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में ध्यान देना है। आकृति ABC एक त्रिभुज है, इसकी माप डिग्री में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताइए, डिग्री में बताना है भैया, सभी लोग यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं कि डिग्री में कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम आपको देखिए, एक सरल रेखा पर बना कोण सभी लोग जानते हैं 180 अंश होता है। अगर ये कोण हमने पूरा बना दिया तो ये पूरा 180 अंश का होता है, सरल रेखा, यानी कोई भी सरल रेखा खींच देंगे, इसका कोण जो टोटल होता है वह कितना होता है, वो 180 अंश का होता है टोटल कोण, ठीक है। कोई भी सरल रेखा खींच देते हैं, इन टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोण डी हमें निकालना है, यहाँ पे कोण डी है जो, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, कोण डी की, ठीक है। ये आपका जो दिया है कोण डी, इसके हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो कोण डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं 180 तो टोटल होता है, इसमें हम माइनस क्या, 119 ये दिया हुआ है, इसमें 119 अगर माइनस करेंगे तो अब 61 डिग्री निकल आएगा, ठीक है। ये 18 दिया हुआ, ये 19 हो गया, तो 61 क्या हो गया, सी की वैल्यू आपकी 61 निकल के आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, सभी लोग जानते हैं कोण आपका क्या निकाल लेंगे। अब कोण डी में क्या करेंगे, निकालने के बाद 180 हो गया, ठीक है। तो पहला आपका जो निकल के क्या आया आपका, मान लेते हैं कि यहाँ पे 62, और दूसरा कोण को आपका 61 निकल के आया है, ठीक है। दोनों का माइनस करेंगे तभी तो हमारा 180 में माइनस करना पड़ेगा, तभी अब 62 और 61 हो गया। तो 62 और 61 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस 123 आ गया। तो 180 में 123 माइनस करेंगे 57 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया दोस्तों, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई भी घन का आयतन कितना दिया, 125 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, फलक जानते हैं ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर 125 दिया हुआ है, यानी कि 3 अंडर रूट बराबर 125 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 अंडर रूट 5 × 5 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि फलक बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है, फलक निकालना हो तो ए क्यूब हो जाएगा। तो हमें फलक एक बराबर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो घन का एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, एक स्क्वायर होता है, क्योंकि आयतन ए क्यूब होता है, ठीक है। फलक किसी घन के फलक का आयतन ए क्यूब होता है, और अगर फलक का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए की वैल्यू 5 आई थी, तो 5 स्क्वायर कर देंगे तो बराबर 25 क्या आ जाएगी, फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया, फलक का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी क्यू आर टी क्यू आर एक ही आधार पर क्यू आर तथा क्यू आर से एक ही ओर बने हुए हैं। यदि पी क्यू आर और टी आर तथा
पी पी टी क्यू हो तो इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए इसके लिए आपको एग्जाम में चित्र बना रहेगा, मैं चित्र बना देता हूँ। कौन सा चित्र रहेगा, देखिए वो चित्र यह है, आपको ऐसे लाइन एक खींचनी है, एक ये चित्र है और आपका ऐसा चित्र बना रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर हो गया और आपका ये टी होगा। देखिए ये बराबर है, ये दोनों बराबर होंगी और इसके बराबर ये बराबर होगी, ठीक है। ये आपका चित्र है, आपने बना लिया। क्या है, पी करना है इधर, क्यू इधर करना है, आर इधर करना है, टी इधर, ये चित्र बना लेना है। इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। चित्र बना लिया। और तो जब चित्र बना लेंगे, चित्र देखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी होगा। पी क्यू आर और टी आर क्यू हो जाएगा बराबर। क्या होगा, पी क्यू आर और टी आर क्यू क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, 2010 में किसी नगर की जनसंख्या कितनी थी, 30.3 मिलियन है। तो ये जनसंख्या किसके बराबर होगी, ठीक है। मिलियन में दिया है तो हमें बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन की वैल्यू 10 लाख के बराबर होती है। तो यहाँ पर कितना गया, 30.3 मिलियन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 30.3 गुणे क्या कर लेंगे यहाँ पे, 10 लाख का गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो जब हम 10 लाख का गुणा करेंगे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 303 और 5 जीरो आ जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, तो अभी आप ही लोग ये भी सोचते होंगे, देखिए 1 दशमलव यहाँ पे था तो 1.10 इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि 0.10 क्या होता है, घट जाता है गुणा के रूप में। अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए 0.2 है और यहाँ पे हमने 100 लिखा है, तो अगर हमने दशमलव किया तो क्या हो जाएगा, इसका 10 गुणे 2 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, टोटल इसकी वैल्यू 20 ही आ जाएगी, क्योंकि 0.2 है यहाँ पे, ठीक है, गुणे के रूप में है। तो इसको हमें हटाना है तो कैसे होगा, तो 0 एक निकल आएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अगर 0.2 हो तो नीचे हम 10 का गुणा करेंगे तब ये दशमलव हटेगा, और ऊपर आपका 100 है, 0 कट जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, 10 गुणे 2 ही वैल्यू आएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या -36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग 32 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपकी एक संख्या -36 है, दूसरी संख्या में निकालना है। तो मान लेते हैं दोस्तों x धन -36, दोनों संख्याओं का योग कितना 32 दिया है। तो पहली संख्या तो -36 है, दूसरी हमने x मान लिया। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, 32 और धन आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, x² धन 7x धन 10 बराबर और x² ऋण 3x ऋण 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनफल निकालना है। यानी इसका भी गुणनफल निकालेंगे, इसका भी गुणनफल निकालेंगे, और दोनों में जो गुणनफल का उभयनिष्ठ होगा वो आपका ऑप्शन बताना है। तो चलिए पहले का हम गुणनफल निकाल लेते हैं। पहले का गुणनफल कैसे निकालेंगे, 7x को ऐसे तोड़ना है कि योगफल 7x आए और गुणनफल आपका कितना आना चाहिए, 10x आना चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं, x² कर लेंगे और इसको हमने कितने में तोड़ लिया, 5x धन 2x तोड़ लिया, 5x धन 2x धन 10 कर लेंगे। गुणनफल करेंगे, वो जोड़ेंगे तो 7x आना चाहिए, गुणनफल करेंगे तो 10x² आना चाहिए, ठीक है। तो अब x हम कॉमन कर लेंगे तो x धन 5 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x धन 5 आ जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना आ गया, x धन 5 और x धन 2, x धन 5 और x धन 2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, a और d आपका गुणनफल मिल रहा है। अब इसका भी निकाल लेंगे तभी तो उभयनिष्ठ पता चलेगा। जब हम इसका निकालेंगे यानी कि योग -3x आना चाहिए और गुणनफल -10x² आना चाहिए। तो इसको हमने तोड़ा कितना, x प्लस x प्लस 2 में तोड़ लिया और -5x प्लस 2 को लिया, ठीक है। तो x धन 2 और x ऋण 5, तो देखिए x धन 2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ आपका आ रहा है, तो x धन 2 यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यह है कि 2 की घाते 10 ऋण 1 में विभाज्य कौन होगा। 4 है, 10 है, 2 है, 3 है। तो आपका दिया गया है 2 की घाते 10 ऋण 1 में विभाज्य निकालना है। तो देखिए 2 की घाते 10 ऋण 1, 2 की घाते 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 की घाते 10 की वैल्यू जो होती है वह आपकी होती है 1024 होती है, और -1 कर देंगे 1024 में तो कितना आ जाएगा, 1023 आ जाएगा, जो आपकी 3 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 + 0 + 2 + 3 = कितना आ जाएगा, 6। जब आपका ये भाज्य है तो ये 3 से विभाज्य है तो आपका ये भी विभाज्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मुक्त अंत वाले प्रश्नों की पहचान करना। जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं उनको पहचान करना है। देखिए दोस्तों, जिनका कोई निश्चित मान निर्धारित नहीं होता है उन्हें क्या होता है, मुक्त वाले प्रश्न होते हैं, और इसके एक से अधिक मान जो है स्वतंत्रता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन जो है 64 से अधिक हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ना है और हल कीजिए। एक्स और एक्स एक और बटे में क्या लिखा है, 2 धन 3 बराबर 3/8। इस प्रश्न को ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है। जब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के विश्लेषण पर बल दिया गया है, क्योंकि छात्र को इसकी विश्लेषणात्मक गणना करनी होगी, जो आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के विश्लेषण तथा संज्ञानात्मक कौशल पर बल देता है। तो विश्लेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वह आपकी 3000 रुपये है। यदि प्रतिभाओं की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो प्रश्न आता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। तो इस प्रश्न को अगर करना है तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न जो होते हैं किन मूल्यों को विकसित करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है, और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर को भी प्राप्त कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि एक शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना या मानचित्र को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कहता है, कोणों के आधार पर, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर विशेषताएं, सभी कोणों का योगफल और 2 भुजाओं का योगफल। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षक जो है संकल्पना को, मानचित्र को पूरा करने का अपने विद्यार्थियों से कहते हैं। तो ये सारी जो गतिविधि है कक्षा के माध्यम से शिक्षक संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कर रहा है। किस संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों की क्या हो जाएगा, स्थानिक योग्यता को, शिक्षार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए, ताकि वे इकाई को संपूर्णता से देख सकें। अगला प्रश्न है, किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई l सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताना है सेंटीमीटर में। जो किसी आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, a सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लंबाई आपका l सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो माना आयत की चौड़ाई आपको b मान लेना है, आयत की चौड़ाई b मान लेना है। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, l गुणे b हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल a दिया है बराबर क्या हो जाएगा, l गुणे b हो जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा आपका, a बटे l निकल के आ जाएगा। ये आपने लिख लिया अपने कॉपी या नोट में। चलिए अब इसके आगे हम आप सॉल्व करते हैं क्या होगा है। देखिए प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता देता हूँ। आयत का परिमाप क्या होता है, अब हमें परिमाप निकालना है, क्योंकि परिमाप पूछ रहा है। 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का परिमाप, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू निकाली थी, तो 1 धन a बटे l। हमने b की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने b की वैल्यू क्या निकाली थी, तो सभी लोगों ने देखा था कि a बराबर क्या होता है, lb होता है। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू जो निकाली थी वह क्या निकाली थी, a बटे l निकाली थी। तो हम यहाँ पे a बटे l कर देंगे, ठीक है, और +1 कर देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2l धन 2 बटे क्या आ जाएगा, 2 बटे l आएगा, क्या आएगा। तो राइट ऑप्शन जाएगा, किस ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों वृत्त से संबंधित प्रश्न आना जरूर है। वृत्त की परिधि आपकी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और त्रिज्या सभी लोग जानते हैं आर होती है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर क्या निकल आएगा, आर बराबर 3 बटे 2 बटे पाई निकल के आ गया। त्रिज्या कितनी निकल के आई, 3 बटे 2 पाई आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, त्रिज्या हमने निकाल लिया, तो पाई गुणे त्रिज्या कितना निकाला था, 3 बटे 2 पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पाई से अभी अब क्या हो जाएगा, पाई हो गया।
3/2 पाई का स्क्वायर था, तो गुणे क्या आ गया, 3 × 9 करेंगे, 2 पाई यानी कि 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, तो 9/4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो 9/4 पाई आपकी इस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में यहाँ पे 4 पाई दिया रहेगा, 9/4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरे अगले 1 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार की जो औसत चाल है वह बताना है। देखिए, पहली जो स्पीड होती है पहले किलोमीटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा है कार की, और दूसरे जो किलोमीटर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दोनों जो है 2 किलोमीटर के लिए औसत चाल हमें निकालना है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, 2 × पहली चाल कर लेंगे, 2 × पहली चाल यानी कि 30 कर लेंगे, फिर दूसरी चाल यानी कि 40 किलोमीटर, बटे में क्या कर लेंगे, दोनों चालों का योग, तो 40 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 30 × 40 करेंगे, कितना आ जाएगा, 240 कर लेंगे, और बटे 70 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बच सकता है। या हम ऐसे, क्योंकि 0 से 0 काटेंगे तो आपका ऑप्शन, ठीक है, क्या है, बड़ा दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 240 बटे हमने 70 किया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। तो 34 सही 2 से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है। तो जो भी पोर्टफोलियो से संबंधित प्रश्न है कि गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये होता है दोस्तों अभिन्यास कार के रिकॉर्ड, कारपत्रक, गणित प्रयोगशाला में की गतिविधि के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट ऑफ, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा अथवा सामान्यीकरण किया जा सकता आदि, ये सभी आपके गणित के विद्यार्थियों पोर्टफोलियो में होता है। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाती है कि कोई भी दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। इसके उत्तर के रूप में अधिकतम विद्यार्थी एक उदाहरण ही उद्धृत करते हैं, ये 5 × 7 = 12। यह कि दो विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है, यानी दो विषम संख्याएं 5 × 7 है और इनका योग क्या होता है, एक 12 आया जो सम संख्या है। तो विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, क्यों दिया, ठीक है, उद्धृत किया और विद्यार्थियों का जवाब आया 5 × 7 = 12, तो विद्यार्थियों को गलत दिया। तो ये जो अवधारणा, ये प्रश्न है, ये आपका माइंड टेस्ट कर रहा है, राइट ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आया कि गणित में कोई का प्रयोग सामान्यीकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, इसलिए वे सही उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए, ये गणित की आप बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न समझ में आए हो, आपको अच्छा थोड़ा भी बहुत हेल्प मिला हो सिलेक्शन के दृष्टि से एग्जाम के पहले आपके टेस्ट के लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलिए आप अगले सब्जेक्ट की देख लेते हैं दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे। दोस्तों आप बात करेंगे आपके इन्वायरमेंट की क्लास की बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहेंगे, ये आपका मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। होशंगाबाद, उमरिया, नीमच, बैतूल। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वह आपका होशंगाबाद संभाग है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से होशंगाबाद है, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 2008 में हुई थी। संभाग जो है 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है, जिनके नाम होशंगाबाद, हरदा और बैतूल है। इन 3 जिलों से मिलकर आपका एक होशंगाबाद संभाग बना है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। दूसरा प्रश्न है, धातु के अमलगम से दूसरा तत्व होता है सोडियम, कार्बन, सोना या पारा। जो धातु में अमलगम होता है उससे दूसरा तत्व क्या होता है, उससे दूसरा तत्व क्या होता है, धातु के अमलगम से दूसरा तत्व पारा होता है। अमलगम एक दोस्तों क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें दूसरा तत्व यानी कि पारा मिश्रित रहता है। लगभग सभी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करते हैं। कुछ धातु इसके अपवाद हैं, जैसे लोहा, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन, टाइटेनियम। ठीक है, ये दंत चिकित्सा के क्षेत्र में रजत पारा का अमलगम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। यदि किसी विलयन का पीएच है तो यह क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार होगा। तो किसी विलयन का पीएच है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यह प्रबल क्षार होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। पीएच से संबंधित एक प्रश्न आपके पूछा जाता है, पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का मापन है। शुद्ध जल को
तटस्थ यानी कि न्यूट्रल माना जाता है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम पीएच वाले आपके जो होते हैं वह सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है, और 7 से अधिक पीएच वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है। और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान के कई अनुप्रयोगों में पीएच का मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले मान बिलियन का एक प्रबल अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक है पीएच मान तो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो प्राचीन वेद सभी लोग जानते हैं, आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा की गई है, और ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया है। इसमें इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। इस वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद जो है पूछा गया, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ज़्यादातर आपके ये किस में पूछा जाता है? हिंदी भाषा में पूछा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण की संकल्पना की गई है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? हमारे भारत देश में सींग युक्त गैंडा कहाँ मिलता है? असम राज्य में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। तो भारत में सींग युक्त गैंडा सभी लोग जानते हैं असम राज्य में मिलता है। क्या मिलता है और कहाँ पर मिलता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में सींग युक्त गैंडा मिलता है, और यह आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके असम राज्य पर है। अगला प्रश्न है, एक उदासीन पिंड होता है, केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं होता। केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं होता। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में होता है। तो जो एक उदासीन पिंड होता है यह ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों आवेशों में बराबर होता है, इसीलिए उदासीन पिंड नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें उदासीन पिंड वह होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का आवेश जो होता है बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कौन सा कहलाता है? जो गोवा का दक्षिण का पश्चिमी घाट है वह कोंकण कहलाता है, मालाबार, कन्नड़ या उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिणी का पश्चिमी घाट आपका क्या कहलाता है? मालाबार कहलाता है। और ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर में आना है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है? अगला प्रश्न यह है कि डीडीटी क्या है दोस्तों? ठीक है, डीडीटी इसके बारे में बहुत बार पूछा गया आपके। तो डीडीटी क्या है दोस्तों? डीडीटी एक प्रकार का अनअपघटनीय प्रदूषक है। क्या है? पहला आधुनिक कीटनाशक था। डीडीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किए जाने लगा। खेतों में इसके भारी प्रयोग से मच्छर इसके प्रति प्रतिरोधी जो होते हैं हो गए। और डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो, यानी कि डाई यानी कि 2 क्लोरीन के, और डाइफिनाल के 2, और ट्राइक्लोरो यानी क्लोरीन के 3 अणु, और इथेन हो जाएगा। इन तीनों का मिश्रण है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो इथेन। और दोस्तों वर्तमान समय में यह जो है वायु प्रदूषण में वृद्धि यानी ग्रोथ का सहायक भी है आपका डीडीटी, और इसका अपघटन नहीं होता है, अतः यह लंबे समय तक वायु एवं मृदा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे अनअपघटनीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? टीकमगढ़ है, निमाड़ी है, सतना है, नीमच है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वह आपका निमाड़ी जिला है। सबसे छोटा जिला जो है निवाड़ी, आबादी में है 4 लाख दो यहाँ पर है। और विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी प्रदेश का 52 जिला बन गया था, आपका निवाड़ी बना था। और विश्व प्रसिद्ध धरोहर ओरछा अब टीकमगढ़ के मानचित्र में ओझल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले टीकमगढ़ के मानचित्र में था, अब निवाड़ी क्या होगा? अलग एक जिला बन गया था, इसीलिए सबसे छोटा जिला, जहाँ पे लगभग 4 लाख की आबादी यहाँ पर। ठीक है, और यह प्रदेश का सबसे छोटा जिला होगा जिसकी आबादी 4 लाख है। शनिवार को शिवराज सिंह कैबिनेट में बाद निवाड़ी के दीपावली जैसा नज़ारा था, तो ये काफ़ी बार 2 वर्ष हो गए इसको निवाड़ी के जिला बनते हुए, जो सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो दोस्तों ऐसा जीवाणु जो जल प्रदूषण के सूचक के काम में आता हो तो वह आपका जीवाणु कौन सा है? वह आपका कॉलीफॉर्म है। क्या हो जाएगा? कॉलीफॉर्म जो है जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है।
दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष 1920 ईस्वी में अमेरिका के सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया गया और ई कोलाई और एंटेरोकोकाई जीवाणुओं का प्रयोग भी जल प्रदूषण संकेतक के रूप में किया गया। तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया? अमेरिका के सर्वप्रथम में किया गया, वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कक्षा जो है 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है। अब क्रमशः क्या होंगे? आ और बा को में क्रमशः आपको बताना है। ठीक है, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है एक विद्यार्थी एक कक्षा 8 का। तो प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, आपको बताना है कि लोहे की कीले एवं चीनी, लोहे की कीले एवं बालू, लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, स्टेनलेस स्टील एवं चीनी। तो दोस्तों प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, आपका लोहे की कीले एवं बालू होगा, क्योंकि प्रयोग आ में विद्यार्थी चुंबक से लोहे की कील को जल यानी वाटर से अलग कर रहा है। प्रयोग बी में विद्यार्थी क्या करता है? निस्यंदन द्वारा बालू को नमक के जल से अलग कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होगा? लोहे की कीले एवं चीनी होगा, या लोहे की कीले एवं बालू होगा, या लकड़ी के टुकड़े एवं बालू होगा? नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, फटाफट कमेंट करें और आंसर बताएं। दोस्तों बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? सारनाथ है, अयोध्या है, लुम्बिनी है, बोध गया है? तो बुद्ध का जन्म स्थान आपको क्या है दोस्तों? शाक गणराज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरहवा नामक स्थान के रूप में पहचाना गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शाक गणराज्य कपिलवस्तु के शासक थे, जिनका नाम शुद्धोधन था, और इनकी माता का नाम महामाया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क जो मंदिर है कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? तो सभी लोग जानते हैं उड़ीसा राज्य में आपका कोणार्क मंदिर उपस्थित है। ठीक है, और राज्य के पुरी जिले में स्थित है आपके उड़ीसा में। और ब्लैक जो है इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक के नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया। यूनेस्को द्वारा 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर के रूप में यह चिन्हित भी किया गया आपके कोणार्क मंदिर को। अगला प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है? तो सबसे बड़ा नगर आपका इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर आपका इंदौर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं 6 मौलिक अधिकार हमें मानव को प्राप्त हुए हैं संविधान द्वारा, और 10 मूल कर्तव्य हैं आपके। तो कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, ईसाई मिशनियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। देखिए, तो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना यह मौलिक अधिकारों के उपयोग में नहीं शामिल किया गया है। सभी लोग जानते हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, अल्पसंख्यक एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद जो है 300 का के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है? तो रासायनिक क्रिया के संदर्भ में कथन दिया गया है कि सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, यह उपर्युक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में जो ये कथन दिया गया है, ये ऑप्शन में दिया गया है, क्या सही है? कौन से सही है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं केमिकल जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वह नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, जिसमें ऊर्जा निमुक्त होती है और नए पदार्थों के निर्माण में रासायनिक बंधों का टूटना एवं बनना होता रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह प्रतिवर्ती चाप किस द्वारा बनता है?
संवेदांग मेरुरज्ज मांसपेशी द्वारा, मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्ज द्वारा, मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्ज द्वारा, या मांसपेशी संवेदांग मेरुरज्ज द्वारा। तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, प्रतिवर्ती चाप किसके द्वारा बनता है? अगर हमें कहीं भी चोट लगती है तो हमारा, ठीक है, क्रिया कैसे प्रतिवर्ती होती है कि यहाँ हमें चोट लगती है, ये क्रिया जो है दोस्तों संवेदांग, फिर मेरुरज्ज में, फिर मांसपेशी में। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पूरा डिटेल के साथ है कि संवेदी अंगों से प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं उनको संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्ज में, फिर यहाँ से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुँचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप तथा इसे संपूर्ण क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में संवेदना आदेशों का वहन लगभग 90 से 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप इस प्रकार बनता है, संवेदांग होता है, फिर मेरुरज्ज, फिर आपका मांसपेशी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? जब जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके पीछे किसका दिमाग था? ठीक है, आपके गैरीबाल्डी का था, फ्रेडरिक विलियन का था, बिस्मार्क था, हिटलर का था। तो राइट ऑप्शन आपका बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का एक चांसलर था। इसके पूर्व पर एशिया का 1862 या 1871 तक चांसलर था, और 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है 1817 में फ्रांस के विरुद्ध विजय प्राप्त की, और 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण दिया था। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितना था? 382 था। कितना था दोस्तों? प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रह रही जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वह जनसंख्या घनत्व की संज्ञा दी जाती है। तो 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व 382 था, यानी कि प्रति किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग आते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कोई भी चुंबक की छड़ है उसको लंबाई को अगर 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कैसे? देखिए एक कोई छड़ है, इनको 4 टुकड़ों में काट देंगे, ठीक है, तो एक ध्रुव ये हुआ, एक ध्रुव 2 हो गए, फिर ध्रुव 3 ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गए, 8 हो, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएंगे? 8 ध्रुव, एक हो जाएगा, 4 उत्तर ध्रुव रहेंगे और 4 दक्षिण सिरे के बनेंगे, ठीक है। तो टोटल ध्रुवों की संख्या 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत के स्थान कहाँ पर था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट था 2010 में भारत के स्थान जो है 100 आपके 19वें नंबर पर था, ठीक है, लगभग आपके 119वें था। और बात करें अगर मानव विकास रिपोर्ट में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान जो है सभी लोग जान चुके, और 2014 में भारत के स्थान 135वां था और 15 में 130वां था। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। और यह सी टेट यूपी टेट में बेहतरीन प्रश्न है, यानी टीटी एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न है, एमपी टेट के लिए 100% प्योर एंड श्योर है, क्योंकि इस बार के पेपर में एनसीईआरटी के जैसे आपके सी टेट यूपी टेट में आते हैं वैसे ही आपके एमपी टेट में आएंगे। कुछ एक आध दो क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड रहेंगे, बाकी सारे आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहेंगे। दोस्तों माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो जो माओवादी के आक्रमण के कारण समाचारों में रहा है वह दांतेवाड़ा आपके कहाँ पर है? तो वह आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दांतेवाड़ा राज्य के बस्तर जिले में स्थित है, और यह स्थान माओवादी बहुत क्षेत्र में माना जाता है, बस्तर जिला जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य पर है। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, जब प्रशिक्षण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, उपयुक्त सभी में। तो जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती जब निवेश किया जाता है। किस पर निवेश किया जाता है? तो प्रशिक्षण पर निवेश करना, शिक्षा पे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर, इन सभी पे जब निवेश किया जाता है तो मानव पूंजी का निर्माण होता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? बर्तन स्टील का बन गया है, भोजन अधिक पक गया है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, या प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो भोजन पकाते समय कभी कभी आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर बर्तन के पेंदे यानी कि नीचे की सतह जो होती है बाहरी क्या होती है? काली हो जाती है। उसका कारण है कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, ठीक है। ईंधन नहीं जल रहा, धुआं होगा, धुआं की वजह से सतह क्या होती है? काली हो जाती है, क्योंकि ईंधन पूर्ण रूप से ना जल पाने के कारण कार्बन के कण भोजन पकाते समय बर्तनों के पेंदी में चिपक जाते हैं, और परिणाम स्वरूप बर्तन के पेंदे का बाहरी सतह जो है काला हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेंकियाज जो अग्नाशय में होती है, प्रेंकियाज जो है
होती है, अग्नाशय होती है किस पर? केवल अंतःस्रावी कोशिकाओं पर होती है, केवल बहिःस्रावी कोशिकाओं पर, दो प्रकार की कोशिकाओं अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी, या केवल एक प्रकार की कोशिकाओं जो कि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो प्रेंकियाज या अग्नाशय किसमें होती है? तो ये आपके दो प्रकार की कोशिकाओं अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी पर होती है। क्या हो जाएगा? अंतः एवं बाह्य दोनों पर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सभी लोग जानते हैं भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह आपके कौन थे दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है, ना तो आपका गोपाल स्वामी है, ना ही कुरैशी है, ना ही चावला है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सैयद सुनील अरोड़ा थे। और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यह एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 65 वर्ष जो भी पहले हो उस आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष, 62 वर्ष हो जो पहले होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? कोई एक ताज़ा अंडा लीजिए, शुद्ध पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर नमक का घोल होगा या संतृप्त विलयन होगा तो उस पर तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? शुद्ध जल का उच्च घनत्व होगा, अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम होगा, नमक के पानी का उच्च घनत्व होगा, या अंडे एकर कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा नमक के पानी का उच्च घनत्व होता है, जिससे क्या होता है? अंडा तैरता रहता है। नमक साल्ट के जल वाटर का घनत्व क्या होता है? उच्च होने के कारण अंडा पानी में नहीं तैरेगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? किस विधि द्वारा जो है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? पानी के विद्युत अपघटन द्वारा ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, KClO3 को MnO3 के साथ गर्म करने पर, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या 2 व 3 दोनों द्वारा। तो दोस्तों, प्रयोगशाला में जो ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है वह दूसरे और तीसरे द्वारा दोनों की जाती है। ठीक है, आपका KClO3 प्लस MnO3 और KMnO4 प्लस, ये सारी चीज़ें क्रियाएं होती हैं। और जो होता है आपका रिक्वायर्ड के रूप में जो है C6H12O6, जो ग्लूकोज का आपका सूत्र है, कितना है? C6H12O6, ये आपके ग्लूकोज का क्या है? सूत्र है। और ऑक्सीजन इस पर क्या है? बनाया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? BN राव, सच्चिदानंद सिंह, भीमराव अंबेडकर, या उपरोक्त सभी? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य आपके ये तीनों थे। और संविधान निर्माण के लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है, तो प्रथम सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कांग्रेस के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो इसका कुल विस्थापन 100 मीटर होगा। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है। इसका कुल विस्थापन 0 है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। तो कोई भी गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है तो 50 मीटर ऊंचे तक जाकर फेंकने वाले के पास जो लौट आती है, तो राइट ऑप्शन उसके साथ हो जाएगा कि इसका कुल विस्थापन 0 है। क्योंकि दोस्तों 50 मीटर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद पुनः फेंकने वाले के हाथ में आ जाती है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी 100 मीटर होगी, परंतु गेंद का कुल विस्थापन जो है 0 होगा, क्योंकि रुकती गेंद, विस्थापन यानी कि रुकना, तो गेंद तो रुकती नहीं, जाती है और आ जाती है, तो विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 कहलाएगा। दोस्तों, ये आपको क्लास, ये मॉडल पेपर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, इससे बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लासेस डेली यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टारगेट है, मोरल है, वह आपका है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फिर। धन्यवाद।